नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जो तय करता है कि अदालती कार्रवाई सही रास्ते पर चले, निष्पक्ष रहे। बिल्कुल। हम आज सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। केस का नाम है दीपक यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। जी, ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि निचली अदालतें सिर्फ शपथ पत्रों यानी एफिडेविट्स के आधार पर कैसे गंभीर आपराधिक आरोप नहीं जोड़ सकती। हाँ, और हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार है आपराधिक संज्ञान और नए अन्वेषण का सिद्धांत नाम का एक दस्तावेज। इसमें इस केस का काफी अच्छा विश्लेषण है। सही। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि भाई इस फैसले का असल मतलब क्या है, अदालतों को क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और ये जो शब्द हम बार बार सुनते हैं संज्ञान लेना, इसका आपराधिक न्याय में आखिर वजन क्या है। चलिए कोशिश करते हैं इसे आसान भाषा में समझने की। तो आइए इस मामले की परतें खोलते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2017 से, है ना? जी जब एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जी 2017 की बात है। एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें शुरू में कई गंभीर धाराएं लगाई गई थी। कौन कौन सी धाराएं थी शुरू में? उसमें आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 394 थी, जो लूटपाट करते हुए चोट पहुंचाने से जुड़ी है। फिर 452 घर में घुसना हमला करने की तैयारी से, 323 मारपीट, 504 जानबूझकर अपमान करना शांति भंग करने के लिए, और 506 धमकी देना। काफी गंभीर धाराएं थी ये तो। हाँ, और इनके साथ एक और महत्वपूर्ण कानून की धारा थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 32V। अच्छा, ये SC/ST एक्ट वाली धारा, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, ये धारा बहुत गंभीर है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST समुदाय के सदस्य के खिलाफ सिर्फ उनकी जाति या जनजाति की वजह से कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी सजा आईपीसी में 10 साल या उससे ज्यादा है, हाँ। तो उस व्यक्ति को उम्र कैद और जुर्माना हो सकता है। ये सामान्य आईपीसी सजाओं से कहीं ज्यादा सख्त है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत गंभीर प्रावधान है। अच्छा, तो एफआईआर हो गई इन धाराओं में, फिर क्या हुआ? पुलिस जांच हुई होगी। जी, पुलिस ने जांच की, और जांच पूरी होने के बाद जब उन्होंने अदालत में आरोप पत्र मतलब चार्जशीट दाखिल की, तो उसमें से एक अहम धारा हटा दी गई थी। कौन सी? वही आईपीसी की धारा 394, जो लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाने वाली थी। अच्छा, वो हटा दी। हाँ, बाकी धाराएं थी 452, 323, 504, 506, और SC/ST एक्ट की भी एक दूसरी धारा लगा दी, धारा 31D, पर 394 हटा दी। लेकिन जाहिर है शिकायत करने वाले को ये ठीक नहीं लगा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई कि भाई ये धारा 394 वापस जोड़ी जाए। और अदालत ने क्या किया? अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी, कहा कि नहीं, ये धारा नहीं बनती। तो मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिकायतकर्ता इस फैसले के खिलाफ गए हाई कोर्ट। अच्छा। हाई कोर्ट ने सीधे धारा जोड़ने का आदेश तो नहीं दिया, पर उन्होंने शिकायतकर्ता को एक रास्ता सुझाया। कहा कि आप चाहें तो निचली अदालत में फिर से अर्जी दें और सबूत पेश करें। ओके, तो मतलब एक और मौका मिला उन्हें। जी, तो वो फिर से निचली अदालत पहुंचे, दोबारा अर्जी दी। और इस बार क्या? इस बार धारा जुड़ गई? नहीं, नतीजा फिर वही रहा। दूसरी बार भी निचली अदालत ने धारा 394 के तहत आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अरे, तो शिकायतकर्ता ने क्या किया? फिर हाईकोर्ट? हाँ, वो फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए। देखिए, वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। हाईकोर्ट ने इस बार भी मामला वापस निचली अदालत को ही भेज दिया। अब आया तीसरा दौर, और यहीं पर जैसा आपने कहा, चीजें दिलचस्प हो गईं। हाँ, क्योंकि इस बार कुछ अलग हुआ है ना? बिल्कुल। इस बार निचली अदालत ने एक ऐसा कदम उठाया जो इस पूरे केस का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार बन गया। क्या किया उन्होंने? अदालत ने सिर्फ और सिर्फ शिकायतकर्ता और उनके गवाहों द्वारा दिए गए हलफनामों के आधार पर। हलफनामे मतलब वो शपथ लेकर दिए गए बयान? जी, एफिडेविट्स। सिर्फ उन एफिडेविट्स के आधार पर अदालत ने आईपीसी की धारा 394 का संज्ञान ले लिया। मतलब अदालत ने मान लिया कि हाँ, ये गंभीर अपराध बनता है, और इसका आधार क्या था? केवल एक पक्ष के दिए गए हलफनामे। अच्छा, मतलब पुलिस जांच या बाकी सबूतों को उतना वजन नहीं दिया गया। ऐसा ही लगता है। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। अब जिन लोगों पर आरोप लगे थे, यानी अभियुक्त पक्ष, वो भला चुप कैसे बैठते? जाहिर है उन्होंने इसे चुनौती दी होगी। बिल्कुल। वो निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल किया। ये धारा हाईकोर्ट को विशेष शक्तियां देती है न्याय सुनिश्चित करने के लिए।
तो हाईकोर्ट ने क्या कहा इस बार? हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। 11 नवंबर 2024 को यह फैसला आया। ओहो, तो मतलब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना। जी, हाईकोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। अब अभियुक्तों के पास एक ही रास्ता बचा था, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। और वो गए सुप्रीम कोर्ट। जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और यहीं आकर ये मामला एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखा? उनका क्या कहना था इस पर? सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे, उन्होंने इस पर एक बहुत ही साफ और अहम फैसला दिया। क्या था मुख्य फैसला? उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ट्रायल कोर्ट इस तरह से, मतलब सिर्फ शिकायतकर्ता पक्ष के हलफनामों के आधार पर अतिरिक्त या ज्यादा गंभीर अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती। अच्छा, तो मतलब सिर्फ एक तरफ के एफिडेविट्स के आधार पर इतनी गंभीर धारा जोड़ना ये प्रक्रिया के लिहाज से गलत माना गया? हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रोसीजरल फेयरनेस यानी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उल्लंघन माना। देखिए, कोर्ट ने कहा कि किसी अपराध का संज्ञान लेना, मतलब उस पर कानूनी कार्यवाही शुरू करने का फैसला करना, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। हाँ, ये तो गंभीर बात है। जी, तो इसका आधार मजबूत होना चाहिए। ऐसा आधार जो पूरी जांच पड़ताल से निकले, तथ्यों पर टिका हो, ना कि सिर्फ एक पक्ष के दिए हलफनामों पर। हलफनामे अपनी जगह जरूरी हो सकते हैं, पर वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाते और कई बार वो एक तरफा भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ उनके भरोसे इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। ये बात तो समझ आती है कि भाई सिर्फ हलफनामे काफी नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता सुझाया? उनके मुताबिक ऐसी सिचुएशन में निचली अदालत को करना क्या चाहिए था? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ प्रक्रिया बताई। पहला सिद्धांत है स्वतंत्र संतुष्टि, मतलब इंडिपेंडेंट सेटिस्फैक्शन। स्वतंत्र संतुष्टि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अदालत को खुद अपनी समझ से पुलिस द्वारा जमा किए गए सारे सबूत, गवाहों के बयान और बाकी सामग्री को देखकर यह तय करना होगा कि आरोप पहली नजर में बनते हैं या नहीं। ये संतुष्टि किसी के कहने पर नहीं, बल्कि खुद की जांच परख पर आधारित होनी चाहिए, और ये सिर्फ हलफनामों पर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब कोर्ट को खुद असेस करना है। जी। दूसरा कदम है संपूर्ण केस डायरी की जांच। अदालत को सीआरपीसी की धारा 172 के तहत पुलिस की बनाई पूरी केस डायरी मंगवानी चाहिए। केस डायरी, उसमें क्या होता है? उसमें जांच की पूरी कहानी होती है। कब क्या हुआ, किस गवाह ने क्या बयान दिया, जो सीआरपीसी धारा 161 के तहत दर्ज होते हैं, क्या सबूत मिले, सब कुछ। अदालत को वो पूरी डायरी देखनी चाहिए। ओके। और तीसरा, अगर जरूरत लगे तो दबाई गई सामग्री की समीक्षा, मतलब अदालत को ये भी देखना चाहिए कि कहीं जांच में कोई जरूरी चीज छूट तो नहीं गई या कहीं कोई सबूत जानबूझकर दबाया तो नहीं गया। मकसद ये है कि अदालत मामले की तह तक जाए और अपराध के होने या न होने पर अपनी एक स्वतंत्र राय बना सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत को सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, बल्कि एक तरह से जांच की क्वालिटी को भी परखना है। बिल्कुल, उन्हें एक्टिव रोल निभाना है। लेकिन मान लीजिए अदालत को लगता है कि मौजूदा जांच काफी नहीं है या और जानकारी चाहिए, तब क्या वो और जांच का आदेश दे सकती है? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से जांच यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल ही तय कर दिया। अच्छा, क्या प्रोटोकॉल है वो? अगर अदालत को लगता है कि भाई सिर्फ हलफनामों के आधार पर संज्ञान लेना ठीक नहीं है और जो जांच रिकॉर्ड सामने है वो भी अधूरा है, तो अदालत ये कदम उठाएगी। पहला, पुलिस को आदेश देगी कि पूरा जांच रिकॉर्ड, सारे गवाहों के बयान, सब कुछ कोर्ट में पेश करो। ठीक है। दूसरा, जो शिकायतकर्ता ने हलफनामे दिए हैं, खासकर उन गवाहों के जिनके बयान पुलिस ने पहले नहीं लिए थे, वो हलफनामे पुलिस को भेजे जाएंगे ताकि वो उन पर भी गौर करें। तीसरा, पुलिस को कहा जाएगा कि आप इस पर आगे और जांच करें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और एक तय समय में, इस केस में 6 हफ्ते का समय दिया गया था, अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। ओके, तो फिर से जांच होगी। जी। और चौथा, सबसे अहम, इसके बाद अदालत को सारी सामग्री, मतलब पुरानी जांच रिपोर्ट, नई जांच रिपोर्ट, केस डायरी, गवाहों के बयान, हलफनामे, सब कुछ को एक साथ रखकर उस पूरी तस्वीर के आधार पर फैसला लेना होगा। फैसला किस बारे में? फैसला इस बारे में कि क्या संज्ञान लेना बनता है, अगर हाँ तो किन धाराओं में आरोप तय होने चाहिए, और फिर उसके बाद ही मुकदमा आगे बढ़ाया जाएगा। बाप रे, ये तो काफी ललित प्रक्रिया है। मतलब अदालत को सिर्फ कागज पर मोहर नहीं लगानी,
बल्कि काफी मेहनत करनी होगी। हाँ, और देखिए इस फैसले का महत्व सिर्फ इसी केस तक नहीं है, ये कुछ बहुत बुनियादी सिद्धांत स्थापित करता है। क्या सिद्धांत है वो? पहला और सबसे जरूरी, ये साफ करता है कि संज्ञान लेना कोई मैकेनिकल काम नहीं है, कोई बटन दबाने जैसा नहीं है। अदालत को अपना विवेक, अपना जुडिशियल माइंड लगाना होगा, खासकर तब जब मामला सिर्फ एक पार्टी के दिए हलफनामों पर टिका हो। सही है। दूसरा, ये जांच एजेंसी मतलब पुलिस और अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी तय करता है। उन्हें पूरी और निष्पक्ष जांच करनी होगी, और जांच में जो भी मिले सीआरपीसी 161 के बयान समेत सब कुछ ईमानदारी से अदालत के सामने रखना होगा, कुछ भी छुपाना नहीं है। हाँ, ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तीसरा, ये निचली अदालतों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। उन्हें सिर्फ मूक दर्शक नहीं बने रहना है, उन्हें देखना है कि जांच सही से हो रही है या नहीं, और जरूरत पड़े तो दखल भी देना है। चौथा, अगर कोई नया या ज्यादा गंभीर आरोप जोड़ना है तो उसके लिए अदालत की अपनी स्वतंत्र संतुष्टि होनी चाहिए, और ये संतुष्टि जांच के रिकॉर्ड पर आधारित हो, न कि सिर्फ किसी के कहने या हलफनामा देने पर। और पांचवा पॉइंट क्या था? आपने जवाबदेही की बात की थी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि अगर जांच करने वाले अधिकारी जानबूझकर सबूत दबाते हैं या आधी अधूरी जानकारी देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये बात तो वाकई बात अहम है। इससे सिस्टम में एक डर बना रहेगा कि भाई अपना काम ईमानदारी से करना है। बिल्कुल, इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी। अच्छा, इस पूरी बातचीत में एक शब्द बार बार आ रहा है, संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस लेना। हमने इसका इस्तेमाल तो कई बार किया, पर क्या हम इसे थोड़ा और खोलकर समझ सकते हैं? मतलब आम भाषा में इसका मतलब क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपराधिक कानून में अपराध का संज्ञान लेना वो पहला, आप कह सकते हैं, औपचारिक न्यायिक कदम है। ये वो पल है जब कोई जज या मजिस्ट्रेट किसी कथित अपराध पर अपना न्यायिक ध्यान देता है। न्यायिक ध्यान? हाँ, मतलब वो उस मामले को सिर्फ एक सूचना की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे मामले की तरह देखता है जिस पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये किसी भी क्रिमिनल केस को शुरू करने की पहली सीढ़ी है, अनिवार्य सीमा है। तो मतलब ये एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया का गेटवे या स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। जब तक संज्ञान नहीं लिया जाता तब तक मामला कोर्ट में औपचारिक रूप से शुरू नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इसे न्यायिक प्रक्रिया का प्रवेश द्वार ही समझ लीजिए। जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, पुलिस की जांच या किसी की शिकायत, वो सब शुरुआती स्टेज में ही रहता है। कोर्ट की कार्यवाही संज्ञान लेने के बाद ही सही मायने में शुरू होती है। एक बहुत पुराना केस है 1910 का, एम्परर बनाम सुरेंद्र मोहन चक्रवर्ती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तब कहा था कि संज्ञान लेने के लिए कोई खास रस्म या घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये तो तभी शुरू हो जाता है जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध के शक पर अपना न्यायिक मन लगाना शुरू कर देता है। न्यायिक मन का अनुप्रयोग, ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। तो मतलब इसके पीछे सिद्धांत क्या है? क्या चीजें जरूरी हैं संज्ञान लेने के लिए? मोटे तौर पर 3 बातें हैं। पहली, जैसा मैंने कहा, कोई तयशुदा फॉर्मल एक्शन जरूरी नहीं है। ओके। दूसरी, सबसे जरूरी चीज है न्यायिक मन का अनुप्रयोग। मतलब जज या मजिस्ट्रेट का मामले के तथ्यों को देखना, सोचना कि क्या इसमें आगे बढ़ने लायक कुछ है, क्या पहली नजर में अपराध बनता दिख रहा है। और तीसरी बात, अगर कानून ने तय कर रखा है कि संज्ञान किसी खास चीज के आधार पर ही लिया जाएगा, जैसे पुलिस रिपोर्ट, तो फिर उसका पालन करना होगा। जैसा कि दीपक यादव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हलफनामे काफी नहीं है, जांच रिपोर्ट देखनी होगी। समझ गई। और हमारे कानून में ये शक्ति मिलती कहाँ से है? मतलब कौन सा कानून ये कहता है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं? ये शक्ति मिलती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। जो पुराना सीआरपीसी 1973 था, उसकी धारा 190 में ये प्रावधान था। और अब जो नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस, उसमें भी लगभग यही प्रावधान है, धारा 210 में। अच्छा, तो बीएनएसएस की धारा 210। जी, ये धाराएं बताती हैं कि कौन से मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। आमतौर पर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और वो किन आधारों पर संज्ञान ले सकते हैं? मतलब क्या चीज उनके सामने आनी चाहिए? कानून 3 मुख्य आधार बताता है। पहला, जब कोई शिकायत मिले, मतलब कोई व्यक्ति कोर्ट में शिकायत करे कि भाई मेरे साथ ये अपराध हुआ है, और उसकी शिकायत से अपराध बनता हुआ दिखे। ठीक है। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट पर, जब पुलिस जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट, जिसे हम चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, कोर्ट में दाखिल करें। और हाँ, ये रिपोर्ट अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, चार्जशीट पर। और तीसरा? तीसरा, किसी और स्रोत से मिली जानकारी पर,
मतलब पुलिस के अलावा किसी और व्यक्ति से सूचना मिले या फिर मजिस्ट्रेट को खुद अपनी जानकारी से लगे कि हाँ, कोई अपराध हुआ है। समझ गए। तो ये वो 3 मुख्य रास्ते हैं जिनसे कोई मामला कोर्ट की प्रक्रिया में दाखिल होता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो दीपक यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी प्रोसीजरल फेयरनेस पर एक बहुत मजबूत संदेश देता है। हाँ, ये साफ कहता है कि सिर्फ हलफनामे चाहे कितने भी हों, किसी गंभीर आरोप को जोड़ने या उसका संज्ञान लेने के लिए काफी नहीं है। अदालतों को एक्टिव होना पड़ेगा, उन्हें पूरी जांच सामग्री देखनी होगी, अपना स्वतंत्र दिमाग लगाना होगा और अगर जरूरत लगे तो और जांच का आदेश भी देना होगा। एकदम सही कहा आपने। ये फैसला असल में ये सुनिश्चित करता है कि आरोप तय करने की जो प्रक्रिया है वो ठोस सबूतों पर आधारित हो, कानून के मुताबिक हो, न कि किसी एक पक्ष के दबाव या अधूरी जानकारी पर। ये न्याय प्रणाली में एक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी कदम है। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है, सोचने लायक बात है। क्या सवाल? कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हम तेजी, स्पीड और गहराई, थोरोनेस के बीच संतुलन कैसे साधें। देखिए, ये फैसला अभियुक्तों को बचाता है कि उन पर बिना ठोस आधार के गंभीर आरोप ना लगे। ये नैसर्गिक न्याय के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो है। लेकिन साथ ही ये भी पक्का करता है कि अगर वाकई जांच में कोई कमी रह गई है या सबूत दबाए गए हैं तो शिकायतकर्ता या पीड़ित के लिए भी न्याय का रास्ता बंद ना हो, वो भी दोबारा जांच की मांग कर सकें। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। ये अदालतों और जांच एजेंसियों दोनों के लिए एक लगातार चलने वाली चुनौती है कि इस संतुलन को कैसे बनाए रखें। और श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का विषय है कि हमारी न्याय प्रणाली इन दोनों जरूरतों, तेजी और सटीकता, अभियुक्त के अधिकार और पीड़ित का न्याय के बीच सही संतुलन कैसे बना पाती है और इस तरह के फैसले उस संतुलन को किस तरफ ले जाते हैं। वाकई ये एक विचारणीय प्रश्न है।